थार के रेगिस्तान में रातें जितनी ठंडी होती हैं उतनी ही निर्मम। स्वागत है दोस्तों रोशन हॉरर स्टोरी में, जहां हर रात कुछ नया और भूतिया देखने को मिलता है। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे शापित माना जाता है, कुलधरा। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक खंडहर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी शापित आत्मा की है जो आज भी वहां के खंडहरों में वास करती है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए रात के सन्नाटे में हम उस खौफनाक दुनिया में कदम रखें जहां इंसानियत और भय एक दूसरे में घूंटे हुए हैं। कुलधरा, एक गांव जो कभी खंडहरों में तब्दील हो गया था, आज भी रेत की परतों के नीचे दबी कराहों को छुपा नहीं पाता। लेकिन यह कहानी उस रात से शुरू होती है जब 23 साल की मेहर अपनी रिसर्च टीम के साथ कुलधरा पहुंची थी। उसका सपना था कि वह इस गांव के रहस्य को दस्तावेजी रूप में दुनिया के सामने रखे। पर उसे क्या पता था कि कुछ बातें दुनिया के सामने नहीं लाई जानी चाहिए। कुछ बातें अपनी गहराई में इतनी काली होती हैं कि उन्हें छेड़ने के मायने होते हैं मौत को आमंत्रण देना। सूरज ढलते ढलते मेहर की जीप कुलधरा के मुख्य द्वार के पास रुक गई। बोर्ड पर लिखा था, भूतिया स्थान, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। मेहर हल्का सा मुस्कुराई। अंधविश्वास, उसने मन ही मन कहा। उसका साथी रोहित उसके ठीक पीछे था। मेहर, मजाक नहीं है, लोकल लोग यहाँ रात भर नहीं रुकते, हमें भी नहीं रुकना चाहिए। मेहर ने कैमरा उठाया। रोहित, असली रिसर्च वही होती है जिसमें जोखिम हो। उनके साथ दो और लोग थे, सोनल जो साउंड रिकॉर्ड करती थी और रवि ड्रोन ऑपरेटर। चारों ने जीप से सामान उतारा। रेगिस्तान की सूखी हवा उनके चेहरे पर धूल के महीन कण फेंक रही थी। गांव की टूटी दीवारों से एक अजीब सी सीलन और बांसीपन टपक रहा था, जैसे सदियों की चुप्पी जिंदा हो। सोनल सबसे पहले घबराई। ये जगह अजीब है, ऐसा लग रहा जैसे कोई हमें देख रहा है। मेहर हंस दी। कौन देखेगा? रेत, हवा या फिर तुम्हारी कल्पनाएं? पर मेहर को खुद भी एक अनदेखी निगाह अपने ऊपर सरकती महसूस हुई। उसने इसे झटका और आगे बढ़ गई। चारों ने गांव के बीचों बीच एक बड़ी टूटी हवेली चुनी। उसी मुखिया की हवेली जिसके बारे में किंवदंतियां थीं कि उसके परिवार ने सबसे पहले गांव छोड़ा था। कहते हैं कि उसी रात पूरा गांव Ananaram, Chananananam, Tanakanion, Derekanamain, Nero Wayne in one every week in a one, Meravamwam, Chunurun, Nanayam Rish in a one, the Morty Shurin, Pinermonarni Kilgurmi Shanan, Sadarumadi, the Renee Shurnakum, serving an ananmanam, Pinir Simmer Bashinan, Emernin one, in Euron Nair Mayorn. A super seminarman, never anum, the Kir, Kinanon, in a Westernanon, in another Nevern, at the Kemanadon, to Chadon, the Rainan, Patronamani, the Bananaman, could have found Sony one Chornanan, Shurn, and churches the war once on, Quay Kunam, then Tishes on the Markuna, Surikas Harvinam, Genid and Ekaberna, Nanananon. Surikinam, Surdium, Surikit Kern, Ikilanam, Sway the Kidin non, Nairn and Nakiniman, Yukininarm, the Danila, Gonananan, Akinanan, Dani Yanan, Donan Tan, एक साथ उठकर चला गया था। कहते यह भी हैं कि कोई शाप था जो उन पर आया था। जैसे ही टीम हवेली में पहुंची, रोहित ने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर फेरी। सदियों पुरानी चित्रकारी मिट चुकी थी, पर एक निशान साफ दिख रहा था, एक जलता हुआ त्रिकोण जिसके बीच में एक आंख बनी थी। रवि ने धीरे से कहा, यह तो किसी अनुष्ठान जैसा लगता है। मेहर ने दीवार को छुआ। उसकी उंगलियों को अनजानी ठंडक महसूस हुई, इतनी ठंड कि जैसे किसी बर्फीली त्वचा को छू लिया हो। शायद मुखिया किसी काले अनुष्ठान में शामिल था, मेहर बुदबुदाई। रोहित ने गहरी सांस ली। ये सब छोड़, हमने यहां रात नहीं रुकनी चाहिए। मेहर पलटी। आज तो रुकर ही रहेंगे। कुलधरा अपने रहस्य खोलने वाला है और हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे।
ऊपर टूटे छत से एक कौवा अचानक उड़ा। कांव कांव की आवाज ने खंडहर की वीरानी को और भारी कर दिया। जब तक सभी ने कैंप सेट किया, रात पूरी तरह घिर चुकी थी। आसमान तारों से भरा था, लेकिन अंधेरा रेत पर ऐसे फैल रहा था जैसे कोई स्याही ठंडी होकर जम गई हो। सोनल माइक्रोफोन चेक कर रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। एक बहुत धीमी सी फुसफुसाहट। जा, चले जा। सोनल ने रिकॉर्डर कान से लगाया। फुसफुसाहट फिर आई। मत, रुको। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मेहर को आवाज दी, ये सुनो। मेहर ने रिकॉर्डिंग चलाई। आवाज साफ थी, लेकिन रोहित तुरंत बोला, ये हवा की आवाज है। रेगिस्तान में हवा ऐसी ही फुसफुसाती है। सोनल ने थरथरा कर कहा, ये हवा नहीं थी, ये किसी इंसान की आवाज थी, बहुत पास से। मेहर ने उसे शांत किया। डरना मत, जब तक सब रिकॉर्ड हो रहा है हम सुरक्षित हैं। रवि ने झुंझलाते हुए कहा, क्या रिकॉर्डर भूतों से लड़ते हैं? सब हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। ठीक उसी क्षण हवेली के अंदर एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, एक तेज धमाके के साथ। चारों उछल पड़े। रोहित चिल्लाया, किसने किया? शायद हवा, मेहर कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि बाहर की हवा एकदम शांत थी। पूरा गांव मानो सांस रोककर खड़ा था, और वह दरवाजा जिसे किसी ने धक्का दिया था, वह अंदर से बंद था। अंदर की तरफ जाते हुए मेहर हाथ में कैमरा लिए रिकॉर्ड करती रही। अगर कोई है, सामने आओ। दीवारें शांत थीं, बस मेहर के कदमों की आवाज गूंज रही थी। थप थप था थप। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक सड़ी गली बदबू महसूस होने लगी। सीलन जैसी नहीं, कुछ और, कुछ ऐसा जो जीवित था पर मर चुका भी था। रवि ने टॉर्च आगे की और सबकी सांसें थम गईं। दीवार पर वही त्रिकोण का निशान फिर था, लेकिन इस बार वह ताजे खून से बना था। निशान के बीचों बीच की आंख ऐसे चमक रही थी जैसे कोई उसे अभी देख रहा हो। सोनल के मुंह से चीख निकल गई, ये खून ताजा है, अभी अभी लगाया गया है। मेहर ने कैमरा पास ले जाकर रिकॉर्ड किया। जो भी है वह हमें चुप नहीं चाहता, वह चाहता है हम देखें। रोहित गुस्सा हो गया। मेहर, ये पागलपन है, कोई मजाक कर रहा है, हमें अभी निकलना चाहिए। मेहर ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हम कल सुबह जाएंगे, अभी नहीं। रवि कांपते हुए बोला, पर यह ताजा खून कहां से आया? यहां कोई इंसान तो नहीं। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, क्योंकि तभी एक लंबी खुरदरी सांस उनके पीछे से आई। सब पलटे, कोई नहीं था, लेकिन रेत पर ताजा पैरों के निशान थे, नीचे की ओर जाते हुए, भूरे सूखे खून से सने। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, पैर उल्टे थे, ऐसे जैसे कोई उन्हें देखते हुए पीछे की तरफ चल रहा हो। डर के मारे सब कैंप की तरफ भागे, पर जैसे ही वे लौटे, उन्होंने देखा कैंप टेंट फटे पड़े थे, रिकॉर्डिंग उपकरण टूटे हुए, और सबसे बुरा, रवि कहीं नहीं था। रवि, अरे ओ रवि! रोहित चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। मेहर ने जमीन पर रोशनी डाली। उसे रेत पर घसीटे जाने के निशान मिले। निशान हवेली के पिछले हिस्से की ओर जा रहे थे। सोनल रो पड़ी, वह मर जाएगा, हमें उसे ढूंढना होगा। मेहर ने खुद को संभाला, हम अलग नहीं होंगे, सब साथ चलेंगे। डर के बावजूद चारों टॉर्च लेकर पिछली तरफ बढ़े, लेकिन पीछे की दीवार के पास पहुंचकर सब जम गए, क्योंकि वहां रवि खड़ा था, सीधा खड़ा, साफ दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे कोई मूर्ति हो। मेहर घबराकर बोली, रवि, तुम ठीक हो? हमें लग रहा था। वह रुक गई, क्योंकि रवि का सिर धीरे धीरे उनकी तरफ घूमने लगा, बहुत धीरे, अस्वाभाविक कोण से, एक ऐसी घुमाव में जिसकी अनुमति किसी इंसान की हड्डियां नहीं देती। और जब उसका चेहरा पूरी तरह रोशनी में आया, सोनल चीख पड़ी। रवि की आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे। उसके होंठ कटे हुए थे, मानो किसी ने कांटों से फाड़ दिए हों। और उसकी आवाज आई, एक खुरदरी, टूटी हुई गैर मानवीय आवाज, तुम देर से आए। रोहित पीछे हट गया। ये रवि नहीं है। रवि, या जो भी वह था, अचानक आगे झपटा। उसकी हरकत इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई फटी फटी हड्डियों वाला साया दौड़ रहा हो। मेहर ने चीख कर कहा, भागो! रात की काली हवा में सबके कदमों की आवाज गूंज उठी, और उसी समय पिछली दीवार पर बने खून के त्रिकोण की आंख एक बार फिर चमकी।
इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। रवि के बदल चुके रूप को देखकर तीनों बदहवास होकर भागे। रेत उनके पैरों के नीचे से उछल उछल कर उड़ रही थी और पीछे से आती वह अमानवीय चीख रात को फाड़ रही थी। इस तरफ, मेहर ने चिल्लाकर कहा और गांव के बीचों बीच बनी टूटी हवेली की ओर भागी। सोनल रोते रोते पीछे पीछे दौड़ी। मेहर, वो रवि नहीं था, वो कुछ और था, रोहित हांफते हुए बोला। हवेली में भागना और अंदर फंस जाना, ये पागलपन है। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे हवेली में घुस गए और भारी लकड़ी के दरवाजे को जोर लगाकर बंद कर दिया। बाहर से लगातार थक 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 की आवाज आने लगी। कोई या कुछ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेहर ने दीवार से सटकर हांफते हुए कहा, यह दरवाजा कुछ देर तक हमें बचा लेगा। पर पेट में एक सिहरन उठी। उसे पूरा विश्वास नहीं था कि यह सच है। हवेली अंदर से और भी भयावह थी। तोड़फोड़ के बीच भी एक बात साफ दिखती थी। यह जगह सैकड़ों साल पहले अचानक छोड़ी गई थी। जहां खाने के बर्तन पड़े थे वहीं पड़े थे। कुर्सियां आधी खुली, दीवारों पर अब भी सूखे दिए टंगे थे। ऐसा लगता था जैसे एक पल में पूरा गांव उठकर भागा हो, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। जो रहेगा वो मरेगा नहीं, बल्कि कुछ और बन जाएगा। रोहित ने बिखरे सामान को देखते हुए कहा, कुछ भयंकर हुआ होगा यहां। लोग यूं ही घर छोड़कर नहीं भागते। मेहर ने हवेली के गलियारे में रोशनी डाली। उसे अंत में एक पुराना दरवाजा दिखा जिस पर लोहे की भारी कुंडी लगी थी। अजीब बात थी, यह दरवाजा बाकी दरवाजों की तुलना में बिल्कुल नहीं सड़ा था। यह कमरा अलग है, मेहर ने धीमे से कहा। सोनल कांपते हुए बोली, क्यों खोलना है इसे? बाहर भी खतरा है और अंदर भी। मेहर चुप रही। उसका मन कह रहा था कि इस कमरे में कुछ ऐसा है जो पूरी कहानी बदल देगा। दरवाजे पर दोबारा जोर पड़ने लगा। मेहर ने एक कठोर सांस ली और कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी, बांसी और धातु जैसी तेज बदबू मेहर की नाक में घुस गई। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था। दीवारें काली थीं, मानो जल चुकी हों। भीतर एक पत्थर की गोल वेदी बनी थी जिसके ऊपर सूखे खून की मोटी परत जम गई थी। उसके चारों ओर पुरानी हड्डियां बिखरी थीं। बड़ी, छोटी, इंसानी, पशु, पहचानना कठिन था। सोनल ने हाथ मुंह पर रख लिया। यह जगह किसी अनुष्ठान की लगती है। रोहित ने कांपते हुए दीवार के पास रखा एक पत्थर का पट पढ़ने की कोशिश की। उस पर प्राचीन राजस्थानी लिपि में कुछ लिखा था, जो लौटेगा वह अपना नहीं रहेगा, जो रहेगा वह जीते जी मर जाएगा। मेहर के दिल की धड़कन बढ़ गई। रवि शायद इसी शाप का शिकार हुआ है, उसने फुसफुसाया। रोहित ने घबराकर कहा, तुम इसका मतलब समझती हो? यहां कोई काला तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था और वो शक्ति अभी भी जिंदा है। तभी कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि तीनों की सांस बाहर भाप बनकर दिखने लगी। और फिर कमरे के बीचों बीच की वेदी पर रखी हड्डियां हल्की हल्की कांपने लगीं, जैसे हवा किसी को छू रही हो या कोई अदृश्य हाथ उन्हें महसूस कर रहा हो। सोनल चीख पड़ी, मेहर, चलो यहां से। लेकिन मेहर की नजर दीवार की एक दरार पर टिक गई थी। उस दरार के पीछे कुछ कागज फंसा था। उसने कागज निकाला, एक पुरानी डायरी का फटा पन्ना। उस पर लिखा था, कुलधरा को एक चुड़ैल का श्राप मिला है। उसकी आंखें जो देख ले वह खुद इंसान नहीं रहता। मेहर ने ठंडी हवा में कांपते हुए पढ़ा, चुड़ैल का नाम लाजवंती। सोनल ने डर से कहा, वही जिसने गांव को उजाड़ा था। रोहित ने जोर से कहा, अगर यह सच है तो वह अभी भी यहां है। मेहर ने फुसफुसाते हुए कहा, और शायद रवि उसी के वश में है। अचानक दरवाजे पर फिर जोर पड़ा, इस बार पहले से तेज। ऐसा लगता था जैसे कोई नुकीली चीज उससे टकरा रही हो। फिर चुप्पी, इतनी गहरी कि दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। वो चला गया क्या? सोनल ने डरते हुए पूछा। रोहित ने हांफते हुए कहा, शायद पीछे हट गया है। लेकिन तभी दरवाजे के निचले हिस्से से एक काला तरल अंदर आने लगा, गाढ़ा, चिपचिपा, लालिमा लिए हुआ। सोनल ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? मेहर ने टॉर्च ढालकर देखा। वह खून जैसा दिख रहा था, लेकिन खून से भी ज्यादा गाढ़ा, और उसमें से उठ रही बदबू किसी जले हुए शव जैसी थी।
रोहित ने आंखें फैलाकर कहा, यह खून खुद चल रहा है। अंदर सरकता हुआ वह तरल धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा, मेहर की तरफ, रोहित की तरफ, सोनल की तरफ, जैसे कोई जिंदा चीज। अचानक हवेली में गूंजती एक आवाज आई। वह आवाज रवि की थी, लेकिन वह रवि नहीं था। आवाज टूटी, खुरदरी, फटी हुई, मानो उसकी रगों में रेत भरी हो। मेहर, दरवाजा खोलो। सोनल जमीन पर बैठ गई। नहीं नहीं, वो हमें मार देगा, मेहर ने होश संभालते हुए कहा। वो रवि नहीं है, वह बस उसका शरीर इस्तेमाल कर रहा है। आवाज फिर आई, मेहर तुम्हें देख तो लूं। ये आवाज मोहक थी, अजीब तरह की, जैसे कोई चाहता हो कि तुम उसका पीछा करो, अपना होश गंवा दो और खुद को उसके हवाले कर दो। मेहर एक पल को उसके जादू में फंसने लगी। उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। रोहित ने उसे पकड़ लिया। मेहर, अपने होश में आओ। मेहर हिल गई, जैसे नींद से जागी हो। मैं उसके पास क्यों जा रही थी? सोनल कांपते हुए बोली, क्योंकि ये चुड़ैल का जादू है, वही लाजवंती। वह हमारे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही है। मेहर फिर कमरे में लौटी और दीवार पर बनी दूसरी शिलालेख देखी। उस पर लिखा था, लाजवंती पहले इंसान थी, वो मुखिया की बेटी थी, पर उसे अपनी ही जाति ने जिंदा दफन कर दिया। रोहित अवाक रह गया। तो यह गांव उसे ही शापित करके गया है, मेहर ने कहा, और वह अब भी बदला ले रही है। सोनल ने फुसफुसाते हुए पूछा, कैसे मरी होगी वह, इतने क्रूर तरीके से? मेहर ने नीचे देखा। वेदी पर वही प्रतीक, त्रिकोण और बीच में आंख। यह उसके दफनाने का चिन्ह है, वह बोली। उसे इसी हवेली के नीचे दफनाया गया होगा, यहीं इसी कमरे के ठीक नीचे। सोनल ने सहम कर कहा, कहीं कहीं उसकी लाश अब भी। उसी समय कमरे की जमीन हल्की सी हिली। टक, फिर टक टक, जैसे कोई किसी पत्थर वाली कब्र के अंदर से ऊपर की दीवार पर चोट मार रहा हो। रोहित पीछे हट गया। मेहर, यह जगह जीवित है। अब आवाज तेज हो गई और फिर वेदी के बीचों बीच की मिट्टी दरारें लेने लगी, जैसे नीचे से कुछ बाहर आना चाहता हो, या कोई जो सदियों से दफन है अब जिंदा हो रहा हो। बाहर अचानक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दरवाजा टूटकर एक तरफ उड़ गया और वहां अंधेरे में खड़ा था रवि का शरीर। उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होकर बाहर निकली थी, त्वचा काली पड़ चुकी थी। अंदर से किसी औरत की फुसफुसाती आवाज आ रही थी। सब लौटे थे, पर कोई अपना नहीं था। उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। मेहर, सोनल और रोहित पीछे हटे, लेकिन तभी वेदी के नीचे की दरार पूरी तरह फट गई और उससे निकली एक काली लंबी हड्डियों जैसी उंगली। इसके साथ वही फुसफुसाहट जो सोनल ने शुरुआत में सुनी थी, मत रुको, चले जाओ, वरना तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। रोहित चीख पड़ा, यह चुड़ैल है, लाजवंती, वह बाहर आ रही है। दरार और चौड़ी हुई, फिर उससे एक चेहरा बाहर निकला, सूखा, झुलसा हुआ, आंखें नहीं, सिर्फ दो काले गड्ढे, और उसके सिर पर लाटें जो जमीन तक गिर रही थीं, रेत जैसी। कानों की जगह गहरे छेद और मुंह में लंबे नुकीले दांत। वह धीरे धीरे हवा में उठी, मानो उसका शरीर भारहीन हो। रवि का शरीर उसके पीछे खड़ा रहा, सिर्फ एक कठपुतली की तरह। लाजवंती की आवाज कमरे में गूंजी, कुलधरा, मेरा था, तुम आए क्यों? कमरे की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मेहर ने पहली बार महसूस किया, अब सिर्फ डर नहीं था, सरकारा हुआ भय था, एक ऐसा भय जो इंसान को पागल कर देता है। कमरे में ठंड अचानक और बढ़ गई, इतनी कि मेहर के हाथ कांपने लगे, रोहित की सांस अटकने लगी और सोनल के दांत बज उठे। लाजवंती अब पूरी तरह कमरे से बाहर निकल चुकी थी। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसके चारों ओर घूमती धूल उसकी आकृति को और भयावह बना देती थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे का अधिक हिस्सा चेहरा था ही नहीं। जली हुई त्वचा, सड़ी हड्डियां और गहरे गड्ढे। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें अब खाली गड्ढे नहीं थीं। अचानक उनमें लाल और सफेद दो चमकते गोले प्रकट हुए, जैसे डरते क्यों हो? लाजवंती ने धीमे से कहा, मैं तो तुम्हारी ही तरह थी। उसकी आवाज जैसे किसी 1000 साल पुरानी कब्र की फुसफुसाहट। दोस्तों, क्या आप भी महसूस कर पा रहे हैं वो अजीब सा सन्नाटा?
क्या वो शापित आत्मा अभी भी आपके आसपास है? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई और खौफनाक कहानी लेकर आएं तो आप उसे मिस न करें। याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, डर उतना ही सच्चा होता है। अगली कहानी तक अलविदा।